हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने जो अपनी एमसीक्यूज की सीरीज हम जो स्टार्ट कर रखी है, इसमें हमने त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल या फिर इनके बाद में सामंत गुर्जर प्रतिहारों के चौहान, चंदेल और गहड़वाल, या इसके अलावा भी एक दो छोटे छोटे जो वंश हमने यहाँ पे एमसीक्यूज के तहत देखे हैं। अगर आप इन वीडियोस को, क्वेश्चंस को आप अगर लगातार करोगे स्टूडेंट्स, तो निश्चित ही आपको इनका फायदा मिलेगा। और ये एक ऐसा पोर्शन है स्टूडेंट्स की जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्वेश्चन बनता कैसे है और क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आप इस सीरीज को अपना कंटिन्यू रखिए और बारीकी से इन चीज़ों को पढ़ते जाइए। अगर आप बारीकी से इन चीज़ों को देखेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पे ऐसी होगी जो नहीं आप कर पाओगे। किसी भी वंश में, चाहे आप इनकी उपाधियां हो, चाहे आप इनका संबंधित भाई प्रशासन से संबंधित भी कुछ भी आपको क्वेश्चन बने, तो हम इनको कर पाएंगे। तो आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं, एक तो दो तीन छोटे छोटे वंश आएंगे हमारे। एक कलचुरी चेदी हमारा वंश है जो बुंदेलखंड के अंदर हम देखेंगे। दूसरा हमारा एक वंश और आएगा कलचुरी चेदी के अलावा सेन वंश देखेंगे, जो बंगाल में पाल के बाद में हमारा वंश आएगा सेन वंश। या इसके बाद में दो तीन वंश छोटे छोटे कश्मीर के अंदर, जैसे कि कारकोट वंश या उत्पल वंश या सस्कर वंश या लोहार वंश। इन चारों को आप यहाँ पे आज देखना, इन क्वेश्चंस देखना। तो क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे इनसे संबंधित, ठीक है। फिर इनके नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट आने वाला है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वाले के अंदर, वो जो हमने अभी तक त्रिपक्षीय संघर्ष या इन छोटे छोटे राज्यों को जो पढ़े, वहां पर हम उनकी स्थापत्य से संबंधित जानकारी देखेंगे कि कौन सा मंदिर किनके समय में बनवाया गया, क्या विशेषता उस मंदिर की रही है, कौन सी शैली पर वो मंदिर बनवाया गया। इन चीज़ों पर हम वहाँ नेक्स्ट वाले के अंदर फोकस करेंगे, जो आज ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ग्वालियर का तेली मंदिर किसके समय में, लक्ष्मण मंदिर किसके समय में, या खजुराहो का मंदिर किसके समय में, ये सभी या उससे संबंधित हम नेक्स्ट वाले के अंदर जो एक ही वीडियोस के अंदर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। और पिछला सेशन अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आगे अपना बढ़ाते रहिए, और नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए देखिए। एग्जाम आपका आगे बढ़ गया तो इसका निश्चित ही फायदा आप लोग उठाइए, ठीक है ना, पॉजिटिव वे में। और एक दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई भी स्टूडेंट है कि दिसंबर वाले के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहता है कि भाई आगे नेट की तैयारी करनी है या दूसरा पीजीटी देना है, तो ज्वाइन कर सकता है। बैच कंटिन्यू है, आप उनको इन्फॉर्म कर देना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, और आप पहली बार क्वेश्चन को पोज कीजिएगा और पोज करने के बाद ही आप अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, हमें कि कलचुरी वंश के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और विचार क्या करना है? विचार करना है कि इनमें कौन सा सही है। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ पे हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद में मैं आपको लास्ट में 60-70 क्वेश्चन ऐसे लेके आऊंगा कि जो सारे मिक्स होंगे और आपको मतलब बढ़िया तरीके से वो तैयार करा देंगे, ठीक है। तो कलचुरी वंश का संस्थापक गांगेय था। इस वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। या कलचुरी शासकों ने कलिंजर पूर्वाधीश्वर की उपाधि ग्रहण की। बताइए इनमें से कौन से ऑप्शन सही है आपके, कौन से ऑप्शन सही है, बताइए भाई। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि भाई कलचुरी वंश के संस्थापक गांगेय थे। ये बात गलत है। कलचुरी देव के संस्थापक गांगेय नहीं थे। इसके संस्थापक आपके थे वामराज देव। कौन थे भाई? वामराज देव संस्थापक थे। और वास्तविक अगर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक आएंगे आपके कोक्कल प्रथम। कौन थे भाई? कोक्कल प्रथम इनके वास्तविक संस्थापक थे। हाँ, ये बात सही है कि इस वंश की राजधानी त्रिपुरी ढाल थी। ये बात भी सही है कि कलचुरी शासकों ने कालिंजर पूर्वाधीश्वर की उपाधि ग्रहण की, कालिंजर पूर्वाधीश्वर की उपाधि ग्रहण की। जो आप यहाँ पे गांगेय को आप देखते हैं, कुछ विशेषता गांगेय की भी आपने देखनी है। तो जब गांगेय यहाँ पे आ गया ही है, तो गांगेय के बारे में जान लीजिए क्या क्या विशेषता है। ये एक ऐसा राजपूत शासक था इस काल के अंदर जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया था, जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन राजपूत शासक का कौन था राजपूत काल में कि जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया था, तो वो शासक था आपका गांगेय। एक दूसरी बात जो आपने कलचुरी चेदी शासकों के अंदर स्टूडेंट्स पढ़नी है कि जैसे कि पालों की एक उपाधि होती थी पर्टिकुलरली, या इनकी राष्ट्रकूटों की एक उपाधि होती थी, भाई वर्ष लगाते थे ज्यादातर शासक अपने नाम के आगे अमोघ वर्ष, धारावर्ष। तो इनकी एक उपाधि थी कलचुरी चेदी शासकों की, जिस उपाधि को आपने जाना है त्रिकलंगाधिपति। त्रिकलंगाधिपति ये ज्यादातर शासक
इसी उपाधि को धारण करते थे। चाहे आप युवराज प्रथम की बात करेंगे, चाहे आप गंगेदेव की बात करेंगे, चाहे आप आगे लक्ष्मीकरण की बात करेंगे, तो यही उपाधि ये धारण करते थे, त्रिकलिंगाधिपति। ठीक है, तो आपने याद रख लेना है कि विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने धारण की और इसके बाद में त्रिकलिंगाधिपति। एक विशेष बात और जो गांगेय से संबंधित दो बातें और है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाननी है। पहली बात यह है कि एक चंदेल शासक हुआ करते थे, एक चंदेल शासक हुआ करते थे, विद्याधर चंदेल। ये उनको अपना गुरु मानते थे। विद्याधर चंदेल को अपना गुरु के समान ही पूजा करते थे, बहुत ज्यादा सम्मान करते थे विद्याधर चंदेल की। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कलचुरी चेदी शासक था जो चंदेल शासक विद्याधर की गुरु के समान पूजा करता था, तो आप बोलोगे गांगेय था। यही गांगेय देवता जो आगे इनके सिक्कों की नकल करके दूसरे जो शासक थे, जैसे कि हमने गैडवालों के समय में देखा कि गैडवालों में एक मुख्य शासक जो आपने देखा गोविंद चंद्र, तो वहां पे गोविंद चंद्र ने देखा कि वहां पे कलचुरी चेदियों की नकल करके लक्ष्मी शैली के सोने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो कलचुरी चेदी किसकी नकल की थी? यही गांगेय की नकल की थी, यानी कि गांगेय के द्वारा ही वो सिक्के अपने चलाए गए थे, लक्ष्मी शैली के सोने चांदी के सिक्के उनके द्वारा तो नकल की गई थी, चंदेलों के द्वारा, उनके द्वारा गैडवालों के द्वारा, ठीक है, या चंदेलों के द्वारा भी। ठीक है, ये बात याद रखनी। तो गांगेय से संबंधित आपने इतनी सभी बातें याद रखनी। ठीक है, तो आप देखना 3 क्वेश्चन के अंदर ही पूरा कलचुरी चेदी समाप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है कि कलचुरी वंश के संदर्भ में विचार करना और विचार सही पे करना है। गांगेय पहला राजपूत था जिसने सवर्ण सिक्का चलाया। अभी मैंने बताया कि गांगेय पहला राजपूत सवर्ण था जिसने सवर्ण सिक्का चलाया, और गांगेय के सिक्कों पर बैठी हुई लक्ष्मी की आकृति अंकित है, ये बात भी सही है, अभी बताया। और इनकी नकल की बाद में गैडवालों ने, आपने देखा गोविंद चंद्र ने। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। इससे पहले कि यहाँ पे और क्या बातें आपने जाननी है कलचुरी वंश के संदर्भ में, देखो दो शासकों के बारे में और जानना है, पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। एक शासक आपका युवराज प्रथम, एक शासक है आपका युवराज प्रथम। युवराज प्रथम की क्या बात है, क्या खास बात है जो आपने जाननी है? सबसे खास बात तो यह है कि राजशेखर आप नाम सुनते हैं, एक चर्चित ही नाम सुनते हैं आप, राजशेखर। इन राजशेखर को आपने जब पहले गुर्जर प्रतिहारों को बढ़ा था, गुर्जर प्रतिहारों के समय में महेंद्रपाल प्रथम के समय में भी राजशेखर का निवास स्थान हुआ करता था, उनके दरबार में भी रहते थे, उनको भी उपाधियां इनके द्वारा दी गई, उनके दरबार में भी स्रोत वहां पे लिखे गए राजशेखर के द्वारा। फिर महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी महिपाल प्रथम के समय में भी इनका निवास स्थान रहा। उसके बाद में गुर्जर प्रतिहारों को छोड़कर ये कलचुरी चेदी साम्राज्य में आ जाते हैं और ये युवराज फर्स्ट के दरबार में रहते हैं, युवराज फर्स्ट के दरबार में रहते हैं। और यहीं पे विद्यसाल भंजिका नामक स्रोत की रचनाएं करते हैं, विद्यसाल भंजिका। और त्रिकलिंगाधिपति तो मैंने बताया सभी के सभी शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। इसके अलावा और क्या बात याद रखनी है, जो युवराज प्रथम थे ये अपने राष्ट्रकूटों के साथ में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, राष्ट्रकूटों के साथ में इन्होंने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। एक दो वंश से और इन्होंने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट बात है युवराज प्रथम की राजशेखर आपने याद रखना है। इसके अलावा जो लास्ट शासक था वो आपने देखना है लक्ष्मीकर्ण को मध्य युग का नेपोलियन बोला गया है। लक्ष्मीकर्ण को क्या बोला गया है भाई? मध्य युग का नेपोलियन। इस बात को याद रखना है कि मध्य युग का नेपोलियन किसको बोला गया है, तो वो बोला गया लक्ष्मीकर्ण को। ठीक है ना, लक्ष्मीकर्ण। और लक्ष्मीकर्ण से संबंधित आपने जो बात याद रखनी है वो याद रखनी है कि भाई इनके द्वारा भी जो है अपना यहाँ पे राष्ट्रकूटों के साथ में इनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट लक्ष्मीकर्ण की बात यही है कि आपने यहाँ पे याद रखना है कि इनको मध्य युग का नेपोलियन किसको बोला गया है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सेन वंश के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है सही पे, कि इस वंश का संस्थापक सामंत सेन था या इसकी प्रारंभिक राजधानी विक्रमपुर थी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हाँ, ये बात सही है कि इसका संस्थापक सामंत सेन था। राजधानी की अगर आप बात करेंगे तो राजधानी वही है जैसे कि आप अपना विजयनगर साम्राज्य के अंदर पढ़ते हैं, और विजयनगर साम्राज्य में आप देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानी हुई करती थी। विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानी हुआ करती थी। वहां पे आपने देखी अनगोंडी, विजयनगर, पैनगोंड और चंद्रगिरी। अनगोंडी, विजयनगर और पैनगोंड और चंद्रगिरी, ये राजधानी किसकी हुआ करती थी? ये अपनी हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप तो सेन राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, सेन राजवंश की भी 4 राजधानी थी। 4 राजधानी कौन कौन सी थी? एक तो ऑप्शन में है कि प्रारंभिक राजधानी विक्रमपुर थी। विक्रमपुर के बाद में आप देखोगे कि इनकी राजधानी थी विजयपुर के अलावा एक इनकी राजधानी अपनी हुई कर्ण, एक राजधानी हुई लक्ष्मणवती। तो ये 4 राजधानी हुई, विक्रमपुर, विजयपुर, कर्ण सुवर्ण और
लक्ष्मणवती। ठीक है, इन चारों राजधानी को याद रख लेना है। और इनका संस्थापक थे सामंत सेन, सामंत सेन। हालांकि आप जो इनकी इंपोर्टेंस को देखोगे कि इंपोर्टेंस कौन से शासक से शुरू होती है, वो इंपोर्टेंस शुरू होती है विजय सेन के समय से, विजय सेन के समय से। और यहाँ पे एक बात और देखोगे, ये सेन साम्राज्य आपको मैंने बताया बंगाल के अंदर स्थापित हुआ था पालो के बाद में, पालो के बाद में गौड़ क्षेत्र के अंदर, तभी इनके शासक गौड़ेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। तो यहाँ पे आप एक बात और देखते हैं, वैसे तो ये सभी नॉर्मली शैव धर्म को मानते थे, ये शैव धर्म को मानने वाले शासक थे, लेकिन एक शासक आएगा इनके अंदर लास्ट वाला, लक्ष्मण सेन। ये लक्ष्मण सेन शैव धर्म को न मानकर ये वैष्णव था, ये शैव धर्म को न मानकर ये वैष्णव था। देखो ये चीजें आपने हर छोटे छोटे वंश के अंदर याद रखनी है। जैसे कि राष्ट्रकूटों में आप देखते हैं कि कौन सा शासक जैन धर्म को मानता था, या आपने देखना है कि प्रतिहारों में कौन सा अलग अलग धर्म के संबंधित था, या पालों में आपने कोई अलग था क्या बौद्ध धर्म को मानने वाला, या आप सैनों में देख रहे हैं कि वैष्णव धर्म को मानने वाला भी था और सभी शैव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। तो ये तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे तीन ही शासकों के बारे में बात करनी है आपने, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। आगे वाले क्वेश्चन में देख लेंगे कि गीत गोविंद और प्रसन्न राघव नामक ग्रंथों के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? जयदेव। तो आप बात करेंगे दरबार की, तो दरबार में रहते थे लक्ष्मण सेन की। बात किसके दरबार में रहते? लक्ष्मण सेन के। गीत गोविंद के लेखक जयदेव और प्रसन्न राघव लक्ष्मण सेन। देखो जयदेव अकेले व्यक्ति नहीं थे जो इनके दरबार में रहते, जयदेव अकेले व्यक्ति नहीं थे जो इनके दरबार में रहते थे। जयदेव के अलावा एक पवन दूत का लेखक हमारे धोई भी इनके दरबार में रहते, पवन दूत का लेखक धोई भी इनके दरबार में रहते थे। या धोई के अलावा भी यहाँ पे आप देखोगे कि और भी उपामती या चारण, कई सारे यहाँ पे इनके दरबार में रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था और परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी। यह बात इंपॉर्टेंट है आपकी, यहाँ पे इसको आपने देख लेना है। और एक दूसरी बात जो आपने देखनी है, अरिराज मदन शंकर और अरिराज वर्षभ शंकर, इसमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपसे पूछा है अरिराज मदन शंकर किसकी उपाधि थी, तो आप बोलोगे लक्ष्मण सेन की उपाधि थी। अरिराज मदन शंकर लक्ष्मण सेन की उपाधि थी। अगर आपसे पूछा है अरिराज वर्षभ शंकर किसकी उपाधि थी, तो आप बोलोगे विजय सेन की थी, विजय सेन की उपाधि थी अरिराज वर्षभ शंकर। ठीक है, ये आपने यहाँ पे बात अपनी याद रख लेनी है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं बल्लाल सेन को, तो बल्लाल सेन ने भी दो उपाधि धारण की थी, एक थी घोड़ेश्वर और एक थी निशंक शंकर। घोड़ेश्वर और निशंक शंकर, घोड़ेश्वर और निशंक शंकर। इनके समय में दो पुस्तक भी आपने याद रखनी है। एक पुस्तक थी आपकी यहाँ पे अद्भुत सागर और दूसरी थी आपकी यहाँ पे खगोल शास्त्र। दूसरी थी अद्भुत सागर और दान सागर, अद्भुत सागर और दान सागर। ये पुस्तक किसकी थी? आपकी बल्लाल सेन की पुस्तक थी। और एक जो बात यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है वो है कि जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे एक शासक हुए थे बल्लाल सेन से पहले, जिनका नाम था बल्लाल सेन के बाद, हाँ आप देखोगे दूसरे वंश के अंदर जिन्होंने प्रयाग के अंदर ही जल समाधि ली थी, आप कमेंट में बताना। तो प्रयाग के अंदर, ऐसे तो जल समाधि नागभट्टद्वितीय ने भी ली थी, ठीक है ना, लेकिन प्रयाग के अंदर दूसरे शासक कौन थे? बल्लाल सेन के अलावा जिन्होंने यहाँ पे अपनी जल समाधि ली थी। आप बताना इसका आंसर कमेंट में, ठीक है। तो बल्लाल सेन में आपने इतनी बात याद रखनी है कि उपाधि क्या थी? घोड़ेश्वर निशंक शंकर। या रचना कौन सी थी? अद्भुत सागर और अपनी दान सागर। या फिर इन्होंने इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कन्नौज से ब्राह्मणों को बुलाया था और कन्नौज से ब्राह्मणों को बुलाकर बंगाल के अंदर बसाया था। ये बात आपने बल्लाल सेन से याद रखनी है, इतनी बातें याद रखनी है और ये अपनी चीजें कंप्लीट करती है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किसने घोड़ेश्वर की उपाधि धारण की? अरे भाई पृथ्वीराज तृतीय नहीं आएगा। पृथ्वीराज तृतीय आप चौहान वंश में देखते हैं। परमार भोज भी नहीं आएगा। परमार भोज आप परमारों के अंदर देखेंगे जो बहुत सारे स्रोतों को लिखता है जिनके बारे में बोला गया है, अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती। बल्लाल सेन के लिए घोड़ेश्वर का प्रयोग किया गया, नोट वाकपति मुंज का, नोट वाकपति मुंज, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट बल्लाल सेन आएगा भाई। कश्मीर के निम्नलिखित राजवंशों को सही क्रम में लिखना है। कश्मीर के निम्नलिखित राजवंशों को सही क्रम में लिखना है। तो चार वंश आप देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो वंश आएगा वो आपका आएगा कारकोट वंश। कश्मीर के अंदर कारकोट वंश सबसे पहले। कारकोट वंश के बाद में आपको देखोगे यहाँ पे उत्पल वंश आएगा, उत्पल वंश आएगा। उत्पल वंश के बाद में आप देखोगे यहाँ पे यस्कर वंश आएगा, यस्कर। और यस्कर वंश के बाद में आप देखोगे लोहार वंश आएगा, लोहार वंश। तो कारकोट, उत्पल, यस्कर, लोहार, चारों के चारों आपके यहाँ पे देख लीजिएगा, लगाइएगा आंसर कौन सा होगा। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 आपका आंसर बी होगा। आप वीडियो को पॉज किया करें और आंसर लगाया करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि कश्मीर में कारकोट वंश का संस्थापक ललितादित्य मुक्तापीड़ था। कश्मीर में कारकोट वंश का संस्थापक
ललितादित्य मुक्तापीड़ था। और दूसरा है कि ललितादित्य ने गौड़ देश का सैन्य अभियान किया। तीसरा है कि प्रसिद्ध रानी दिद्दा कारकोट वंश की थी। अब देखिए, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कश्मीर में जो कारकोट वंश स्थापित होगा, इसका संस्थापक ललितादित्य नहीं होगा। इसका संस्थापक कौन था? दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन। दूसरी बात, ललितादित्य ने गौड़ देश का सैन्य अभियान किया। ये बात सही है कि गौड़ देश का सैन्य अभियान किया। और तीसरी बात है कि पश्चिम में प्रसिद्ध रानी दिद्दा कारकोट वंश से संबंधित थी। रानी दिद्दा कारकोट वंश से संबंधित नहीं थी, ये आपकी यशकर वंश से संबंधित आएगी। यशकर वंश से संबंधित आएगी, ठीक है ना, नॉट कारकोट वंश से। रानी दिद्दा को आप कारकोट वंश में नहीं पढ़ेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ये संस्थापक नहीं था कारकोट वंश का, ये संस्थापक था दुर्लभवर्धन, इनका संस्थापक था। हाँ, ललितादित्य मुक्तापीड़ तो याद रखना है कि सूर्य मंदिर का निर्माण प्रयासपुर के अंदर इनके द्वारा किया गया था। और एक बात जो आप देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के समय में और शेरशाह सूरी के समय में, इनकी एक विशेष बात ये याद रखनी है कि इन्होंने बोला है कि किसानों के पास एक वर्ष से ज्यादा खाने के लिए अन्न नहीं होना चाहिए, ना उनके पास बैलों की जोड़ी होनी चाहिए। ये किसान लोग विद्रोह कर देते हैं, है ना। ये बात शेरशाह सूरी के संदर्भ में भी देखोगे आप, ये बात आप गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में भी देखोगे, तो यही बात आप देखोगे ललितादित्य मुक्तापीड़ के संदर्भ में भी, ठीक है ना। और एक दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, जैसे कि आप चोल शासकों को देखते हैं, राजेंद्र को देखते हैं, कुलोत्तुंग को देखते हैं और को देखते हैं कि चीन के अंदर दूत मंडल भेजा था। तो ये शासक भी ऐसे थे ललितादित्य मुक्तापीड़, जिनके द्वारा चीन के अंदर अपना एक दूत मंडल अपना भेजा गया था, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और एक अगर बात करते हैं हम साहित्य की या दरबारियों की, तो ये वाकपति और भवभूति को कश्मीर लेके आए थे यशोवर्मन के दरबार से, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका सी होगा भाई। नेक्स्ट भाई, कि किसने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया? मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मैंने अभी बताया ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। गांगेय तो मैंने अभी बताया, गांगेय नहीं आएगा, जो कलचुरी चेदी था। अवंती वर्मन जो आप आएगा अभी कारकोट के बाद में, उत्पल वंश के अंदर ललितादित्य मुक्तापीड़ आएगा। तो इसका संस्थापक था अवंती वर्मन, जो अपना उत्पल वंश का, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ललितादित्य मुक्तापीड़। रानी दिद्दा अभी बताया कि ये नहीं थी, रानी दिद्दा, ठीक है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम के अंतर्गत सिंध पर प्रथम आक्रमण हुआ। ये बात सही है, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर प्रथम आक्रमण किया। श्रीलंका से आने वाले कुछ अरबी जहाजों को देवल के समुद्री डाकू द्वारा लूट लिया गया था। यही कारण था जब देवल के समुद्री डाकू द्वारा इनको अरबी जहाजों को पकड़ लिया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के अंदर ये अरब पर यहाँ पे आक्रमण हुआ, अरब आक्रमण हुआ सिंध पर, ठीक है। तो दोनों बात सही है और ये सही व्याख्या भी इसकी कर रहा है। आप जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो आप जानते हैं दाहिर था वहां पर आक्रमण। ये इसके बारे में डिटेल आपको आगे भी दी जाएगी कि मोहम्मद बिन कासिम भारत के अन्य क्षेत्रों में अपना विस्तार नहीं कर पाया। मोहम्मद बिन कासिम भारत के अन्य क्षेत्रों में अपना विस्तार नहीं कर पाया और उत्तर में ललितादित्य, पूर्व में नागभट्ट प्रथम और दक्षिण में चालुक्य और राष्ट्रकूटों ने उसके प्रसार को रोक दिया। ये बात सही है भाई, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन इधर गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट था, इधर ललितादित्य था कश्मीर के अंदर, इधर चालुक्य थे, इधर अपने राष्ट्रकूट थे, आगे नहीं जाने दिया। ये बात सही है, तभी इतना समय लगा महमूद गजनवी ने आने में 300-400 सालों को समय लगा, जब तक यहाँ पे योग्य ये शासक हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सही कारण भी सेट हो रहा है और ये सही व्याख्या इसकी है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा भाई। नेक्स्ट है ये कि किसे तुर्क अधिकारी ने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी से पहले इनके फादर सुबुक्तगीन ने यहाँ पर आक्रमण किया था, भारत के प्रदेश पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। तुर्क की बात की थी भाई। किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा? सोमनाथ मंदिर को आप जानते हैं कि महमूद गजनवी ने लूटा था, और आप जानते हैं कि महमूद गजनवी ने किसके समय में लूटा था? आप आंसर देना कमेंट में, कौन था वो शासक जिसके समय में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और उस शासक ने दोबारा पुनर्निर्माण इसका कराया, पुनरुद्धार इसका कराया, ठीक है। आप कमेंट में आंसर देना इस चीज का। किस मुस्लिम शासक को बुद्ध किशन की उपाधि दी गई? तो बुद्ध किशन आप देखते हैं कि जब हम कश्मीर के अंदर पढ़ते हैं तो कश्मीर में सिकंदर को भी बुद्ध सिकन बोला गया है, और बुद्ध सिकन आपको महमूद गजनवी को भी बोला गया है। मूर्ति को तोड़ा गया था, मूर्तियों का हत्यारा इसलिए बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं कि महमूद गजनवी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है कि कथन क्या है। इसके अधीन ईरान में फारसी और संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार हुआ। ये बात सही है, ईरान में फारसी और संस्कृत भाषा। आप देखिए कई सारे विद्वान भी इनके समय में आते हैं, अलबुरुनी वगैरह, अलबुरुनी भी इनके समय में भारत आया था, और इसके सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कलमा का संस्कृत अनुवाद। तीनों के तीनों बातें यहाँ पे सही आपकी यहाँ पे प्रकट हो रही है, तीनों की तीनों बातें, ठीक है।
तो ये आज आपने देखे भाई कलसुरी चेदी और सेन राजवंश, थोड़ा कश्मीर के बारे में आपने देखा। तो हम आगे वाला जो अब सेशन आएगा हमारा, उसके अंदर हम जो बात करेंगे वो प्रतिहार और इनसे संबंधित जो स्थापत्य कला या मंदिर वगैरह है उन पे हम बातें करेंगे, वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो अच्छा लगे, जैसा भी लगे, जो अगर यहाँ पे कुछ बात आई ऐसी, तो उसको आप कमेंट भी किया करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।